एवरीवन। आई होप कल आप सब ने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, सारी वीडियोस देखी होंगी और सेल्फ स्टडी भी करनी है आपको साथ में, ओके? क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो फिर इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़िएगा, ओके? सो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर्स के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। कल हम सब ने क्या पढ़ा था? टू इंसुलेटेड बॉडीज़ को अगर हम रब करें तो हम उसमें क्या होगा, कुछ डिस्चार्ज होता है। चार्ज मतलब चार्ज कर सकते हैं ना हम बॉडी को, ठीक है? और गोल्डलीव इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा था। गोल्डलीव इलेक्ट्रोस्कोप में क्या किया था कि कोई भी ग्लास रोड को अगर मेटल डिस्क के साथ टच कराएं तो उसमें क्या होगा, कंडक्शन हो जाएगा। तो कल चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ा था एक तरीके से, कि दो बॉडीज़ को रब करने से चार्जिंग हो रही है, ओके? एक मेटल डिस्क के पास लेके जाने से चार्जिंग हो रही है। तो इसी तरीके से आज हम चार्जिंग बाय इंडक्शन करेंगे। ये उसका रिवर्स है। कैसे? देखिए, आप एक मेटेलिक स्फीयर कंसीडर करिए, आपको लास्ट में इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक मेटेलिक स्फीयर कंसीडर करिए, ठीक है? ये क्या है? अनचार्ज है। फर्स्ट स्टेप में इसको अनचार्ज लीजिए। फर्स्ट स्टेप अनचार्ज मतलब न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, इस मेटेलिक स्फीयर के पास आप एक ग्लास रोड को लेके जाइए। बिल्कुल इसके कांटेक्ट में नहीं ले जाना। अगर कांटेक्ट में ले गया वो चार्जिंग बाय कंडक्शन हो जाएगी। मतलब आप रबिंग करते हैं तो वो चार्जिंग बाय कंडक्शन ही है ना। ये हम पास लेके जा रहे हैं तो भी हम वो कंडक्ट ही करवा रहे हैं, ठीक है? पास नहीं लेके जाना, दूर से ही दूर लेके जाएंगे। इसके थोड़े से मतलब डिस्टेंस पे रखेंगे तो क्या होगा, ये न्यूट्रल है, इसके सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर सारा कौन अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? अब देखिए, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आप क्या करिए, ये नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पर सारा पॉजिटिव है, अर्थिंग कर दीजिए राइट साइड पे। जहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ है वहाँ पर अर्थिंग करिए। अर्थिंग करने से क्या होगा, ये सारा जो पॉजिटिव चार्ज है ये ग्राउंड में चल जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है? ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या होंगे, लेके चले जाएंगे। नेक्स्ट, ये थर्ड स्टेप है हमारा। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज अभी भी इसके पास है, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज को हमने अर्थ कर दिया। देन आफ्टरवर्ड्स फिफ्थ स्टेप में अगर मैं इस ग्लास रोड को इसके पास से हटा दूँ तो ये सारा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पूरे स्फीयर पे, ठीक है? तो आपने चार्जिंग बाय इंडक्शन से क्या देखा? चार्जिंग बाय इंडक्शन से ये देखा कि अगर हम किसी भी ग्लास रोड को किसी भी चार्ज, कोई भी मतलब अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर के पास ना भी रखें तो भी वो बॉडी चार्ज हो जाती है विदाउट एनी लॉस ऑफ चार्ज। जब हम कंडक्शन से करते हैं तो कुछ चार्ज का लॉस होता है ना। जब हमने दो बॉडी को रब किया था तो चार्ज डिस्चार्ज हो रहा था ना। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा कि हमने चार्ज भी कर लिया किसी स्फीयर को और हमारे जो पॉजिटिव चार्ज है वो लॉस भी नहीं हुए, कि हम उसके कांटेक्ट में नहीं रखा उसको, मतलब उसके पास रखा है, जाके उसके कांटेक्ट में, मतलब उसके बिल्कुल करीब नहीं रखा। समझ गए ना ये बात को? ओके। इसी तरीके से आप एग्जांपल डबल स्फीयर का भी ले सकते हैं। ये आप खुद ट्राई करिएगा कि अगर हम डबल स्फीयर के पास एक ग्लास रोड को लेके जाएं, उसके पास लेके जाना है, कांटेक्ट में नहीं, तो ये जो बॉडी है हमारी ये कैसे चार्ज हो जाएगी। हिंट के तौर पे मैं बता देती हूँ। जैसे आप पॉजिटिव लेके जाओगे तो यहाँ सारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और इस साइड पे क्या अपीयर हो जाएगा, सारा पॉजिटिव अपीयर। देखिए, अब यहाँ पर सारा नेगेटिव अपीयर हो गया, यहाँ पर सारा पॉजिटिव अपीयर हो गया, ठीक है? अब देखिए, अब क्या होगा, जैसे मैं इस ग्लास रोड को हटा दूंगी, इस ग्लास रोड को हटा दीजिए तो क्या होगा, इस पूरे स्फीयर पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस वाले स्फीयर पे पूरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए, दोनों बॉडी चार्ज हो गई। अब दो स्फीयर लिए थे वो दोनों भी क्या हो गए, चार्ज हो गए, ठीक है? लेकिन मैं ग्लास रोड को उनके टच में नहीं लेके गई और ग्लास रोड ने कोई चार्ज का लॉस भी नहीं किया, ठीक है? तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है कि विदाउट लॉसिंग ऑफ एनी चार्ज आप किसी भी अनचार्ज मटेरियल को क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, ओके? दिस इज़ ऑल अबाउट चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन में हमें कॉन्टेक्ट में लेके जाना होता है और हम कुछ चार्ज का लॉस
मतलब लॉस होता है चार्ज का, लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं होगा, चार्ज का लॉस नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? ओके, दिस वाज ऑल अबाउट चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे? थोड़ा सा ना मैं आपको डिफ्रेंशिएट करवा रही हूँ, किसके बीच में? चार्ज और मास के बीच में, चार्ज एंड मास के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इससे पहले एक बात सुनिए, आपको अगर वीडियो में जब आप डाउनलोड कर लेते हो, अगर आपको क्लियर नहीं दिखता ना, तो आप उस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद गैलरी में जाके या फिर जो भी फाइल मैनेजर है उसमें जाके देखिए, ठीक है। जूम कर लो, वीडियोस को क्लियर दिखेगा। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके बीच में? चार्ज और मास के बीच में। सोचिए क्या होगा? क्लास में तो बोलते होते, अब तो बोल नहीं सकते, मन मन में बोलो। चार्ज क्या होगा? चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होगा? चार्ज क्या होगा किसी बॉडी का? ऑलवेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है ना। और मास क्या होता है? ऑलवेज, मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है मैम किसी भी बॉडी का, है ना। हाँ, और चार्ज डिपेंड करता है क्या वेलोसिटी पे? इट डू नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। मास करता है क्या? हाँ जी, मैंने आपको रिलेटिविटी का फॉर्मूला कराया था, m=m0 1 - v²/c²। और मैंने कहा भी था ये मास इंक्रीज़ करेगा वेलोसिटी इंक्रीज़ करने से। कैसे? जब v इज़ इक्वलेंट टू c हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? m0 1 - c², अब हमने c² 1 - 1 0, m वुड बी इक्वल टू m0/0, 1 - 1 ये 1 हो गया ना, कैंसिल हो गया, 1 1 - 1 0, m वुड बिकम इन्फिनिटी, इंक्रीज़ हो जाएगा ना वेलोसिटी इंक्रीज़ करने से, ठीक है ना बच्चे। उसके बाद थर्ड डिफरेंशिएट में क्या लिखोगे? चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड है, कल बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। बट मास अभी क्वांटाइजेशन में नहीं हुआ, ठीक है, येट टू बी क्वांटाइज्ड। ओके, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है, आपको पता है, कल हमने प्रॉपर्टीज़ में करा था, ठीक है, ध्यान से सुना होगा तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आया था, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी जो थी, चार्ज कंजर्व्ड होता है, बट मास क्या होगा? मास नॉट कंजर्व्ड, क्योंकि ये कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आपने 10th क्लास में न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह में जब पढ़ा था, दैट इट कन्वर्ट m=E=mc² वाला फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स जो होता है बिटवीन द चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट मास का हमेशा क्या होता है? फोर्स अट्रैक्टिव होता है ना बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये हमारे चार्ज और मास के क्या थे? डिफरेंस थे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कूलम्स लॉ। आप कुछ एक्स्ट्रा घर पे पढ़िए, क्योंकि बच्चे मेहनत आपको ही करनी है और अब डबल करनी है। अब आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको पता ना पेपर कैसा सा आता है फिज़िक्स का, सेल्फ स्टडी करिए, एक्स्ट्रा पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिएगा। ओके, कूलम्स लॉ क्या होता है बच्चे? इट वाज गिवन बाय कूलम ओनली, मतलब साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट ने दिया था ना उसका नाम कूलम ही था, ठीक है। उसने क्या बोला था कि उसने 2 पॉइंट चार्जेस लिए थे। पॉइंट चार्जेस मतलब बताया था उसने, पॉइंट चार्जेस मैंने बताया था क्या होते हैं पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस जब इसका साइज़, इस दो चार्जेस का साइज़ स्मॉल हो जाए एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? r मान लो इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए ये दोनों क्या है? पॉइंट चार्जेस हैं। अगर मैं कह रही हूँ ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो क्या होगा? रिपल्सिव, इस पे फोर्स लगेगा, इस Q1 पे फोर्स लगेगा, इसके कारण इसको रिपेल करेगा। अगर ये भी नेगेटिव है तो इस पे भी क्या होगा? फोर्स लगेगा इसके कारण, तो ये भी क्या होगा? रिपेल करेगा। और अगर दोनों अट्रैक्टिव होते, दोनों पॉजिटिव होते, तो एक दूसरे की तरफ जाते, ठीक है। मतलब ये एक नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है तो अट्रैक्ट करते ना, और दोनों अगर पॉजिटिव होते तो भी क्या करते? एक दूसरे को रिपेल करते, ठीक है ना। सिमिलर चार्ज और डिसिमिलर चार्ज कल बताया था मैंने आपको। ओके, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस होनी चाहिए। सबसे पहली बात, 2 पॉइंट चार्जेस
कि अगर इनका जो साइज़ है दैट शुड बी स्मॉलर देन देयर डिस्टेंस, ठीक है। और जो इन पे फोर्स लगेगा, इस वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस चार्ज के मैग्नीट्यूड वैल्यू ले रही हूँ मैं, ठीक है। और ये Q1 है, और जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q2 के, इसके मैग्नीट्यूड के भी। और जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, ये गलती से R स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जब हम इन फैक्टर्स को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खोलिए, यू विल गेट K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर K क्या है, K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये जो K है ना, ये डिपेंड करता है किस पे। अब मैंने बच्चे जब ये चार्ज लिए थे, दोनों चार्ज, इसको कहाँ रखा था मैंने, फ्री स्पेस में। आप फ्री स्पेस में भी रख सकते हो, आप किसी मीडियम में भी रख सकते हो। तो K की वैल्यू ना उसी पे डिपेंड करेगी कि हमने इसको कहाँ रखा है, फ्री स्पेस में रखा है या मैंने इसको कहाँ रखा है, किसी मीडियम में रखा है, ठीक है। तो इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम कि कैसा है, फ्री स्पेस है, एयर है या फिर वाटर, जो भी है आपका कोई मीडियम है, ठीक है। अब जो इस K की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये यूनिट तो आपको पता लग गई होगी कैसे आई, देखो यहाँ पर K है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, ठीक है। इस K की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, K = F × R स्क्वायर Q1 Q2, ठीक है। तो K की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास आई कि K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ओके। यहाँ पर फोर्स क्या हुआ होगा, 9 × 10⁹ हुआ होगा, डिस्टेंस इज़ 1 मीटर लिया होगा हम लोगों ने, ठीक है। और चार्ज भी क्या होगा, 1 कूलम हुआ होगा। इस तरीके से इसकी वैल्यू डिस्क्राइब की हुई। और इसकी वैल्यू जो हमारी फ्री स्पेस में आती है, फ्री स्पेस में जो इसकी वैल्यू लेते हैं ना वो कितनी लेते हैं, K की वैल्यू 1 लेते हैं। अगर हमें कह दें ना कि एयर वैक्यूम में लिखा हुआ है तो CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, CGS सिस्टम में बच्चे। SI सिस्टम में ऑलवेज क्या लेंगे, K की वैल्यू 9 × 10⁹ आपको 9 × 10⁹ ही लेनी है क्योंकि आप SI सिस्टम का कर रहे हो। लेकिन अगर CGS सिस्टम में लेनी है ना तो कितनी लोगे, K की वैल्यू 1, ठीक है, ओनली फॉर CGS सिस्टम। अब देखिए K की वैल्यू एक तो 9 × 10⁹ होती है और एक और भी होती है 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पर ε0 क्या होता है, ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। ε0 इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को पूरा करेंगे तो K की वैल्यू पुट करिए 1/4πε0, 9 × 10⁹ यू विल यूज इन न्यूमेरिकल्स ओनली, ठीक है। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये आपका कूलम्स लॉ का मेन फॉर्मूला है, ठीक है। ये है आपका फोर्स, कौन सा, दैट इज़ कूलम्स लॉ ने जो फोर्स दिया था जब कोई दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो, रिपल्शन हो या अट्रैक्शन और रिपल्शन हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर ε0 क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। CGS यूनिट में ही K की वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज SI में क्या होगी, 1/4πε0 और 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है। अब इस ε0 की ना फटाफट यूनिट डायमेंशन निकालिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। मैम हम तो सुन रहे हैं वही बहुत है, अमन जैसे बच्चे, मैम सुन रहे हैं हम वही बहुत हो गया बस। वैल्यू ऑफ
एप्सिलॉन नॉट, देखिए वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितनी आएगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालो ज़रा, कितना बचेगा 1/4 पाई एफ, नीचे देखिए दिख रहा है ना 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाय में R², क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से निकालिए जल्दी से इसकी यूनिट, देखिए फटाफट निकालिए इसकी, क्या हो जाएगी इसकी फोर्स की, क्या होगी 1/n न्यूटन, ठीक है। चार्ज की क्या होगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, C, सो C² और डिस्टेंस की होगी हमारे पास क्या मीटर², तो क्या आ गया C² N-1 मीटर -2, ओके।